जय हिंद दोस्तों, मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आज की क्लास बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं आज की क्लास में वो एनसीईआरटी करवा रही हूँ जो लोग पढ़ के जाते हैं, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता होता कि एनसीईआरटी में क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से आपको नोट्स तैयार कर रही हूँ। कलरफुल नोट्स है, बहुत अच्छे से इसमें हर एक पॉइंट को कवर किया गया है और उन पॉइंट को मेन फोकस पे दिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी की कक्षा 8 की अध्याय नंबर 2। तो अध्याय नंबर 2 है, इसमें सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। मैं बता दूं कि मेरी क्लास में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो। ठीक है, मैं आपको अपने लिए बता रही हूँ कि मैं खुद इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इंग्लिश और हिंदी को लेकर के बिल्कुल इशू नहीं है। तो आपको मेरी क्लास में तो बिल्कुल भी इशू होने वाला नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से इस चैप्टर में क्लास 8th के ये जो साइंस की बुक है, इसमें से इस चैप्टर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में देनी चाहिए। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहला है टॉपिक, जो चैप्टर का नाम है ये है सूक्ष्म जीव, मतलब कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। देखिए, कुछ चीजें आपको पता होंगी, लेकिन कुछ चीजें जो होगी वो एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे आपको मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे जैसे ये सूक्ष्म जीव पता है, लेकिन ये आपको कथन और कारण में आ जाता है, इस वजह से मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक, तो ये सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि ये होते हैं ब्रेड, रोटी की सतह पे आप जो काले सफेद धब्बे देखते हो ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। तो अब चलिए हम इसके देख लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने भागों में बांटा गया है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहला होता है जीवाणु, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो बैक्टीरिया। कवक, कवक भी सूक्ष्म जीव है, जिसको हम इंग्लिश में फंजाई बोलते हैं या फंगी बोलते हैं, जिसको जो भी प्रोनाउंसिएशन लगता हो। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही और शैवाल को हम एल्गी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मुख्य 4 हैं, इन्हीं को लेकर के हमें इस चैप्टर में ध्यान देना है कि किस इनसे कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, इसके बारे में जानना है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम देख लेते हैं वायरस। वायरस, अब दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि हमने वायरस नहीं लिखा। तो वायरस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वायरस सूक्ष्म जीव, मतलब सूक्ष्म तो होते हैं, बहुत छोटे तो होते हैं, लेकिन वो सूक्ष्म जीव की कैरेक्टरिस्टिक से भिन्न होते हैं। सूक्ष्म जीव का जो होता है, उनका क्राइटेरिया उससे बिल्कुल अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं? क्योंकि जो वायरस होते हैं ना, वो उनको रिप्रोडक्शन करने के लिए, अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए, अपने आप को इंक्रीज करने के लिए कोई एक होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है। मतलब कोई एक परपोषी चाहिए होता है, कोई एक अलग जानवर चाहिए होता है, कोई एक अलग प्लांट चाहिए होता है। तो उसमें वो अपने आप को जीवित करते हैं, वो दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं। तो ये होते हैं वायरस। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं ये किसको परपोषी बनाते हैं, चाहे ये बैक्टीरिया में आ जाए, चाहे ये प्लांट्स में आ जाए, चाहे ये एनिमल्स में आ जाए। अब चलिए फोकस मेन मेरा रहता है यहाँ पे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या जानना जरूरी है। तो ये जो यहाँ पे जितने भी मैंने ग्रीन या फिर कलर्ड अंडरलाइन किया है ना, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको एकदम से रटना ही है यहाँ पे। चलिए अब देख लेते हैं, इससे वायरस से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो जुकाम क्या होता है ना, जुकाम जो होता है ये वायरस से होता है, वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा जो फ्लू होता है वो भी वायरस से होता है। खांसी यानी कि कफ भी वायरस से होता है। देखिए, मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों लिख दिया है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है यहाँ पे आज की क्लास में। पोलियो, खसरा को मीसल्स बोलते हैं, पोलियो तो सभी जानते हैं। और चिकन पॉक्स जो छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, वो चिकन पॉक्स। तो ये सारी जो होते हैं, ये जो 6 है ना, ये 6 है ना, ये 6 क्या होते हैं? ये वायरस जनित रोग हैं। तो वायरस जनित रोग पूछा जाता है, तो वायरस जनित रोग ये आप ध्यान से अपनी आंखों के सामने ये जो देख रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग देखिए यहाँ पे अभी थोड़ा थोड़ा है, मैं आगे की क्लास में और भी बताऊंगी, मतलब कि आगे ही इसी क्लास में मैं आगे और अच्छे से बताऊंगी, एक्सप्लेन करोगे। अब प्रोटोजोआ जो है, प्रोटोजोआ से हो रहा है मतलब मलेरिया,
प्रोटोजोआ जनित रोग है। डिजेंट्री, जिसको हिंदी में अतिसार बोलते हैं, ये भी प्रोटोजोआ जनित रोग है। जीवाणु, अब जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं? टीबी होता है, मतलब ट्यूबरकुलोसिस, जिसको क्षय रोग बोलते हैं, और टाइफाइड होता है, ये होते हैं बैक्टीरिया जनित रोग। चलिए यहाँ पे कुछ हम जीवाणु दिए हैं जिसके नाम आपको जानने हैं। तो ये जीवाणु कौन कौन से हैं? स्पाइरल जीवाणु हैं और ये क्षणनुमा जीवाणु होते हैं। तो ये उतने नहीं पूछे जाते, देखिए जो नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके बुक में दिया गया ये चित्र तो मैंने अब उस चित्र को लिया है। अब पूछा क्या जाता है? पूछा ये जाता है, ये देखिए यहाँ पे आ जाइए, ये जो प्रोटोजोआ है, ये यहाँ पे जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ के बारे में पूछा जाता है, ठीक। ये प्रोटोजोआ क्या, पैरामीशियम क्या है? पैरामीशियम है प्रोटोजोआ, ठीक। अमीबा क्या है? अमीबा प्रोटोजोआ है, ठीक। अब शैवाल, शैवाल में स्पाइरोगाइरिया, ठीक। क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, तो ये शैवाल भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जाता है, ये प्रोटोजोआ वाला। तो जो चीजें जरूरी होंगी मैं आपको उस पर फोकस जरूर कराऊंगी, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कवक। कवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कवक को इंग्लिश में बोलते हैं फंजाई। क्या बोलते हैं? फंजाई। अब कवक में क्या है? कवक में क्या कौन कौन सा चीज आपको ध्यान में रखना है? पेंसिलियम को ध्यान में रखना है, एस्परजिलस को और राइजोपस को, कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है एग्जाम में ये। अब चलिए अब इसमें देख लेते हैं, एक टॉपिक है कि सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं। ये एनसीईआरटी में एक टॉपिक बना के दिया गया है कि सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं। तो सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीव हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो बर्फीली जगह हो, चाहे वो शीत हो, चाहे वो मतलब शीत एकदम ठंडा हो, चाहे बर्फीली वही शीत एकदम एक ही, दोनों एक ही है। लेकिन वहाँ एनसीईआरटी में इस तरीके से लिखा था, तो मैंने यहाँ पे भी आपको सेम उसी पैटर्न में लिख दिया ताकि आपको एक एक चीज कवर होती जाए। उष्ण गर्म हो, चाहे मरुस्थल हो, चाहे दलदल हो, चाहे जंतुओं के अंदर हर जगह क्या होता है? सूक्ष्म जीव मतलब बैक्टीरिया और ये फंगस, एल्गी, ये सारी चीजें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, हर जगह कहीं भी पाए जाते हैं। अब चलिए सूक्ष्म जीव के बारे में हम कुछ जानते हैं। जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया वो सिंगल सेल होता है, वो सिंगल सेलुलर होता है, मतलब एक कोशिकीय होता है, उसमें एक कोशिकी होती है। और ये जो शैवाल और कवक होता है ना, मतलब कि कवक मतलब फंगी, फंजाई, और ये शैवाल मतलब एल्गी। एल्गी और फंजाई जो होते हैं ना, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ये बहुकोशिकीय होते हैं, इसमें मल्टी सेल होते हैं। अब चलिए अमीबा के देख लेते हैं। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, ध्यान, ये जो मैंने ऐसे लिखा ना, ये आपके क्वेश्चन में बना के पूछ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। वरना अगर आपको एनसीईआरटी जैसे कुछ होते हैं ना, बच्चों के अंदर यही प्रॉब्लम होती है, पढ़ तो लेते हैं एनसीईआरटी, पता ही नहीं होता इंपॉर्टेंट क्या है। तो इंपॉर्टेंट वही है जो यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ, इसलिए टीचर का होना जरूरी होता है। अमीबा, अमीबा जो होता है अकेले रहता है, लेकिन जो कवक और जीवाणु होते हैं, कवक और जीवाणु मतलब फंजाई और बैक्टीरिया जो होते हैं, वो समूह में रहते हैं, मतलब इकट्ठे रहते हैं। ये भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। तो अब यहाँ पे टॉपिक नेक्स्ट है इसमें एनसीईआरटी में कि सूक्ष्म जीव और हम। तो सूक्ष्म जीव और हम, तो सूक्ष्म जीव कुछ हमारे लिए रोग कारक होते हैं, कुछ मतलब हानिकारक होते हैं, कुछ हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि जो हमारे लिए सूक्ष्म जीव लाभदायक होते हैं वो किस प्रकार लाभदायक होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज आपको लिख दिया जो जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग किसमें किया जाता है? अल्कोहल बनाने में किया जाता है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, वो फर्मेंटेशन करते हैं जिससे अल्कोहल बनती है, तो वो सूक्ष्म जीव से ही बनती है, ठीक। अब दही, ब्रेड, केक, इन सब बनाने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 3 है पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी सूक्ष्म जीव उपयोग में आए जाते हैं। कैसे? ये देखिए वो क्या करते हैं सूक्ष्म जीव, जैसे कचरा वगैरह मतलब कि वेजिटेबल्स के जो पील्स ऑफ होते हैं, मतलब वेजिटेबल्स के जो छिलके वगैरह होते हैं, उसको हम फेंक देते हैं। उसको हम अगर मिट्टी में फेंकते हैं तो वो क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव ही उसको अपघटित करते हैं, सूक्ष्म जीव ही उसको अपघटित करते हैं, डिसइंटीग्रेट करते हैं, उसके बाद उसको कार्बनिक अवशिष्ट बन जाता है, उर्वरक बन जाता है वो। तो इस तरह से सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, पर्यावरण को भी स्वच्छ करते हैं और उपयोगी बनाते हैं उस चीज को।
औषधि औषधि उत्पादन में भी सूक्ष्म जीवों का हाथ होता है, मतलब हाथ होता है कह रहे हैं, मतलब इस तरह से याद कर लीजिए। कृषि में मृदा की उर्वरता वृद्धि में, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में, अभी मैं नाइट्रोजन वाला टॉपिक आएगा उस पर मैं अच्छे से समझा दूंगी। अभी यहाँ पे आप सिर्फ जानिए कि कृषि में मृदा की उर्वरता बढ़ाने में इसका उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। तो अब ये जानना जरूरी है। अब देखिए पॉइंट नंबर 6 है कि दही में जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं, पूछा जाता है दही में कौन से जीवाणु होते हैं, ये क्वेश्चन होता है। तो ये पूछा जाता है जो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होते हैं ये दही में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये दूध में अगर हम इसको मिला दें तो क्या होता है, दूध में ये रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, जनन स्टार्ट कर देते हैं, जिससे दूध का दही में, दूध किस में कन्वर्ट हो जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है। अब चलिए अब इसमें और देख लेते हैं कि पॉइंट नंबर 7 कह रहे हैं पनीर, अचार, सूजी, इडली, भटूरे, कितने सारे डिशेस जो है ये सूक्ष्म जीव से ही बनते हैं, फर्मेंट करके बनते हैं। कितने मतलब कि आजकल तो लोग काफी सारी चीजें अप्लाई कर देते हैं, लेकिन फर्मेंटेशन जो होता है ना वो प्योर खाना बनाता है, तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। चलिए पॉइंट नंबर 1 है जीवाणु और ईस्ट, किण्वन फर्मेंटेशन करते हैं। जैसे ईस्ट जो होता है ना ये फर्मेंटेशन में हेल्पफुल होता है। ये कैसे हेल्पफुल होता है, ये क्या करता है, ईस्ट क्या करता है, जो मैदा रहेगा या जो भी रहेगा उसमें क्या करता है, उसमें श्वसन के दौरान क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज कर देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कैसे होगी, जो चीज मटेरियल रहेगा, जो खाने का पदार्थ रहता है उसमें जो उपयुक्त शुगर रहता है उस शुगर को खाता है ईस्ट। उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन करता है। और जब रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन मतलब जनन करता है, तो जब अपनी संख्या बढ़ा देता है तो बहुत सारे लोग सांस लेंगे। और जब बहुत सारे लोग सांस लेंगे तो क्या होगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंक्रीज हो जाएगी उसमें। तो मैदे में, जब मैदे का उदाहरण ले लीजिए, मैदे में इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण जो मैदे का वॉल्यूम होता है, मैदे का जो आयतन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है और वो फर्मेंट हो जाता है। ठीक, अब ये रहा ईस्ट का वर्क, यही ईस्ट का वर्क है। और यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 कह रहा है अल्कोहल, ये तो हम देख चुके हैं, अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड उत्पादन करने में ईस्ट ये सूक्ष्म जीव का काम होता है। ये किसमें बनवाने में, अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड। ठीक, अब चलिए पॉइंट नंबर 10 यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो गेहूं है, चावल है, फल है, फल रस में जो इन सब के रसों में उपयुक्त शर्करा होती है ना, जैसे गेहूं, चावल, इन सब के में जो शुगर होता है ना उसका यूज करता है ईस्ट, और उससे क्या करता है, फर्मेंट करके अल्कोहल बनाता है, वाइन बनाता है। ठीक, तो इतना उपयोग हो गया इसका सूक्ष्म जीव का। अब ये देख लेते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, तो फर्मेंटेशन क्या होता है, चीनी से अल्कोहल बनाने। अगर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, सारी चीजों में क्या हो रहा है, चीनी का ही उपयोग हो रहा है। हर चीज में अगर चीनी है तो उसको फर्मेंट करके अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। चीनी का अल्कोहल में बनना ही क्या हो गया, फर्मेंटेशन हो गया। अब लुईस पास्चर ने किण्वन की खोज की थी। किण्वन की खोज मतलब फर्मेंटेशन की खोज किसने की थी, लुईस पास्चर ने की थी। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी से, ये फोटो यहाँ पे लगाई है। अब वो जो छोटी छोटी फोटोज होती हैं एनसीईआरटी की, बहुत सारे इग्नोर करते हैं, बहुत सारे लोग इग्नोर मत करिए, उसमें से भी क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा या पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, हर एग्जाम में एनसीईआरटी जरूरी है, तो आपको पढ़ना जरूरी है यहाँ पे। तो चलिए अब इसमें क्या है कि सूक्ष्म जीवों का औषधि उपयोग क्या होता है, सूक्ष्म जीवों का औषधि उपयोग क्या होता है। देखिए प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक, इंग्लिश में बोलते हैं एंटीबायोटिक, तो जीवाणु और कवक से बनते हैं, मतलब बैक्टीरिया और फंजाई से बनते हैं। किससे बनते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई से। प्रतिजैविक बनते हैं, एंटीबायोटिक बनते हैं, जो एंटीबायोटिक मेडिसिन वगैरह होती हैं वो किससे बनती हैं, वो जीवाणु इन्हीं सूक्ष्म जीवों से बनती हैं। अब कौन कौन सी एंटीबायोटिक होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। देखिए ये 3 एंटीबायोटिक आपके एनसीईआरटी में दी है, इसको ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन बन सकता है कौन सा एंटीबायोटिक है, कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है। तो एंटीबायोटिक कौन सा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन। ठीक, अब चलिए
नेक्स्ट इसमें पॉइंट देख रहा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन होता है। अब ये क्या है, सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, संवर्धन करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश वालों को बिल्कुल प्रॉब्लम होगी ही नहीं मेरी क्लास में, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट, लेकिन मुझे हिंदी में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि भाई मेहनत है। अगर आप मेहनत किसी भी चीज के पीछे करोगे, कोई चीज आपसे भाग रही है, आप उसको पकड़ लोगे तो कैसे भागेगी, ठीक है। बस वही वाला कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे भी वही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए, चीजों को अच्छे से समझिए। तो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, अपना संवर्धन करके प्रतिजैविक उत्पन्न करते हैं, प्रतिजैविक का उत्पन्न करते हैं, मतलब एंटीबायोटिक बनाते हैं। अब क्या होता है कि कुछ पशु आहार, कुक्कुट आहार, जो पोल्ट्री फूड होते हैं, फीड जो होते हैं ना जानवरों के, कुछ लाइव स्टॉक, जैसे इंग्लिश में भी लिख दिया है मैंने, फीड, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, मतलब पशु आहार, कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाया जाता है। प्रतिजैविक मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि जो सूक्ष्म जीवों का जो संचरण होता है उसको रोकने के लिए, अदर सूक्ष्म जीव का संचरण रोकने के लिए ये एंटीबायोटिक उनके फूड में भी मिलाए जाते हैं, ताकि जो है उसमें उनके अंदर सूक्ष्म जीव ना उत्पन्न हो। अब चलिए यहाँ पे कुछ टॉपिक दिया था एनसीईआरटी में, ये मैंने पेस्ट कर दिया है। चलिए देखते हैं ये है क्या, ये क्या क्यों आपके लिए जरूरी है। देखिए, ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पे ही प्रतिजैविक की दवाई लेनी चाहिए, तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। ये तो कॉमन सी बात है, कोई भी दवा लोगे तो उस दवा का कोर्स कंप्लीट करोगे ही। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, जब उसकी प्रतिजैविक की आवश्यकता नहीं है, मतलब जब एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं है तब भी आपने ले लिया, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी, एंटीबायोटिक की आवश्यकता होगी, तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक जो हम पालतू में एंटीबायोटिक्स आजकल कितनी मतलब दवाएं मतलब रिकमेंड कर दिया, बस एंटीबायोटिक खाओ, एंटीबायोटिक खाओ, तो वो चीज़ क्या होता है, अगर हम अतिरिक्त अनावश्यक एंटीबायोटिक हम ले लेते हैं तो वो शरीर में जो हमारे अच्छे जीवाणु होते हैं उनको भी मार देते हैं। तो अब चलिए ये आप जान लिए। अब एक चीज़ और जान लीजिए, सर्दी, जुकाम या फ्लू हो तो इसमें एंटीबायोटिक बिल्कुल भी प्रभावी नहीं होता। सर्दी, जुकाम, फ्लू में एंटीबायोटिक बिल्कुल भी प्रभावी नहीं होता, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होता है, वायरस द्वारा होता है। सर्दी जो देखिए, अब इसका क्या मतलब, इसका यही मतलब हुआ कि जितने भी रोग विषाणुओं द्वारा होते हैं, वायरस के द्वारा होते हैं, वो उसमें एंटीबायोटिक बिल्कुल भी काम नहीं करता है। इसका ये सेंस हुआ। ये आपका बना सकता है, आप कथन बना सकता है, या फिर किसी भी तरह करके ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये पूरा ही इंपॉर्टेंट था। चलिए अब यहाँ पे क्या है, एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे ये भी ज़रूरी है। यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं मैंने आपके लिए छांट के ही ज़रूरी चीज़ें रखी हैं, और कुछ अपने तरफ से एडिशनल भी रखा है जो एग्जाम में आता है। वो आपको आगे की क्लास मतलब आगे पता चलेगा धीरे धीरे। देखिए, सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर क्या कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे। तो अचानक उन्हें संवर्धन तश्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु दिखाई देखे, और उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। एक फफूंद ऐसे होते हैं जो जीवाणु, जो बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकते हैं। तो यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे भी गए। तो इस प्रकार फफूंद से इन्होंने क्या करी, पेनिसिलिन बनाई। पेनिसिलिन किससे बनी है, फफूंद से पेनिसिलिन इन्होंने बनाई। तो पेनिसिलिन किसने बनाई, पेनिसिलिन बनाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन बनाई। चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं टीका के बारे में। तो टीका के बारे में क्या है, अब चलिए इसके हम कुछ टीका में ही जो टॉपिक में अंदर दिया था उसमें ये बोला गया था कि शरीर में एंटीबॉडीज जो होती हैं वो बनती रहती हैं। अब ये एंटीबॉडीज होती क्या है कि जब रोग कारक मतलब जो रोग उत्पन्न करने वाले जीव हमारे शरीर में आ जाते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है हमारा शरीर, एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है। अगर हमारे शरीर में कोई ऐसे सूक्ष्म जीव आ जाते हैं तो यह प्रतिरक्षी करते क्या है, हमारे शरीर में बनते रहते हैं और रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सुरक्षा करते हैं।
अब एक चीज और है, शरीर को हर एक चीज स्मरण रहता है कि किस प्रकार की चीजें, किस प्रकार के जो फॉरेन मटेरियल्स हैं, फॉरेन एनिमी हैं, वो हमारे अगर शरीर में आती है तो हमें किस तरीके से उसको मारना है अगर दोबारा आई तो ये चीज शरीर की खासियत है, उसको स्मरण रहता है। अब पॉइंट नंबर 3 कह रहे हैं मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में अगर हम घुसाएं, अगर हम इन उसमें मतलब शरीर में डालें तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न कर देती हैं। ये वही बात हो गई जो मैंने अभी बताया कि शरीर को स्मरण रहता है। अगर मृत या सूक्ष्म निष्क्रिय सूक्ष्म जीव अगर हम किसी व्यक्ति के अंदर डाल देते हैं तो भी शरीर जो है जान जाता है कि हमको इस फॉरेन मटेरियल से किस तरीके से लड़ना है, उसको ये चीज याद रहती है शरीर को। अब चलिए यहाँ पे देखिए ये क्या कहा गया है, ये जो एडवर्ड जेनर हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। तो किसने चेचक के टीके की खोज की थी? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। तो अब चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि हैजा, हेपेटाइटिस, चेचक, क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ये क्या होते हैं, ये वैक्सीन द्वारा इनको हम रोका जा सकता है। ये जितने भी रोग हैं ये सारे वैक्सीन के द्वारा हम रोक सकते हैं। ठीक, अब चलिए अब हम मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि कैसे होती है, ये टॉपिक एनसीईआरटी में था, ये भी देख लेते हैं। मिट्टी की उर्वरकता में कैसे वृद्धि होती है, देखिए जीवाणु और नीरे हरे शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। कैसे? नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होते हैं नीले हरे शैवाल और जीवाणु। अब कौन से जीवाणु, ये देख लीजिए कौन से जीवाणु। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्रश्न भी लिख दिया है, ये प्रश्न आया भी है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिखा है। किस उर्वरक में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया एनाबिना, तो अब जीवाणु कौन सा हो गया, जीवाणु हो गया साइनोबैक्टीरिया। याद रखिएगा कौन सा जीवाणु जो मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, वो साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कौन सा? एनाबिना, साइनोबैक्टीरिया एनाबिना होता है। अब किस उर्वरक में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया एनाबिना होते हैं? कौन से उर्वरक में ये बैक्टीरिया कौन से उर्वरक में पाए जाते हैं? कौन से उर्वरक में पाए जाते हैं? ये आजोला जैव उर्वरक में पाए जाते हैं। याद रखिएगा ये जैव उर्वरक है। ठीक, इस क्वेश्चन से इतने से बहुत सारे फैक्ट्स आपके तैयार हो गए। एक तो आपको ये पता चल गया कि नीले हरे शैवाल जो होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल होती है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन से जीवाणु हेल्पफुल होते हैं? वो साइनोबैक्टीरिया जिसका नाम है एनाबिना। ये जो जीवाणु होते हैं ये हेल्पफुल होते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में। ठीक, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं 5 से मतलब बहुत बार आपको रिवाइज करा दे रही हूँ। अजोला जो होता है उर्वरक, जैव उर्वरक, ये इसमें ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं? साइनोबैक्टीरिया। अब आप भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे उसका चित्र है जो कि एनसीईआरटी में दिया गया था। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया, एक नीले हरे शैवाल, देखिए नीले हरे शैवाल यही होंगे और साइनोबैक्टीरिया ये होगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं पर्यावरण का शुद्धिकरण। अब पर्यावरण का शुद्धिकरण कैसे होता है? सूक्ष्म जीव पर्यावरण का शुद्धिकरण कैसे करते हैं? तो कैसे करते हैं? जैसे हानिकारक एवं दुर्गंधयुक्त पदार्थों का निम्नीकरण करके। अब ये हानिकारक दुर्गंधयुक्त पदार्थ का निम्नीकरण कैसे करते हैं? जैसे कचरा आपने देखा है, कचरा फेंका तो बैक्टीरिया ही तो उन्हें गलाते हैं, उसको खाद बनाते हैं। उसके बाद बाकी जो नाइट्रोजन, बाकी जो उसमें उपयुक्त नाइट्रोजन होता है उसको वायुमंडल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं, वो पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। ठीक, अब आप सोचिए, मान लीजिए आपने किचन का जो कचरा वगैरह निकलता है, कभी चाय पत्ती निकले, कभी छिलके निकले, ये आप कहीं फेंक रहे हैं, वो सड़े ही ना। ठीक, वो सड़े ही ना, अगर एज्यूम कर लीजिए, ऐसा मान लीजिए, तो सड़े ही ना, तो पर्यावरण कैसे शुद्ध होगा? तो इन्हीं सूक्ष्म जीवों के हेल्प की वजह से वो सड़ते हैं और उनका उपयोग किया जाता है खाद के रूप में। चलिए अब हानिकारक सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं? ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन का ये जो पॉइंट है ना, ये आया था केवीएस के टॉपिक में आया था। तो यही ऐसा पूछा था, उसमें कथन पूछा था और कारण पूछा था। तो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को क्या बोलते हैं? रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को रोगाणु बोलते हैं या फिर रोगजनक बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैथोजेंस। क्या बोलेंगे? पैथोजेंस बोलते हैं। ठीक, अब मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव
मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव कैसे प्रवेश करते हैं या फिर किस तरीके से उनके अंदर जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव का प्रवेश शरीर में श्वास द्वारा होता है। जो हम सांस लेते हैं तो वायुमंडल में काफ़ी सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव ऑलरेडी होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं। तो ये सूर्य की किरण जब तक रहती है तो कुछ कम रहते हैं, और जब सूर्य की किरण मतलब चली जाती है तो ये एक्टिव हो जाते हैं वायुमंडल में। इन सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाती है, इसीलिए हो जाता है, इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए पहले के ज़माने में लोग शाम को मतलब सूरज ढलने के बाद इसी वजह से वो खाना नहीं खाते थे। यही उसका एक साइंटिफिक रीज़न है, ठीक है। बाकी और रिचुअल्स जो भी होते हों, लेकिन यहाँ पे उसका साइंटिफिक रीज़न यही है कि जब सूरज ढलने के बाद सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाती है। तो खाने में भी सूक्ष्म जीव पड़ जाते हैं, इनहेल करने में भी पड़ जाते हैं, इसलिए पहले ऐसे लोग करते थे, सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाते थे। तो श्वास के द्वारा सूक्ष्म जीव प्रवेश कर सकते हैं, पानी जो पीते हैं और भोजन जो हम खाते हैं, ये एक साधन होता है सूक्ष्म जीवों का शरीर में प्रवेश करने का, ठीक। अब सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन द्वारा जाते हैं या फिर कायिक प्रक्रिया द्वारा जाते हैं, उसे हम संचरणीय रोग कहते हैं। कॉन्टेजियस रोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टेजियस रोग। कॉन्टेजियस सिनोनिम्स भी पूछा जाता है, कॉन्टेजियस के सिनोनिम्स भी पूछा जाता है कि कॉन्टेजियस क्या होता है। कॉन्टेजियस आप गूगल सर्च करिएगा एक बार, कॉन्टेजियस क्या होता है, ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा उसका अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी क्लास में यही है कि मैं आपको हर एक सारी ओवरऑल चीज़ें लेकर चलूँगी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एंटोनिम सिनोनिम, चाहे इंग्लिश का सेक्शन हो, चाहे मैथ्स का सेक्शन हो, मुझे तो चलिए ठीक है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, संचरणीय रोग क्या होते हैं। संचरणीय रोग होते हैं मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह संक्रमित हो जाते हैं, छुआछूत से होने वाली बीमारी। तो छुआछूत से होने वाली बीमारी होती है हैजा, सर्दी जुकाम भी होता है, किसी को सर्दी जुकाम होता है तो घर में हो जाता है इन्फेक्शंस की वजह से। चिकन पॉक्स, क्षय रोग, ये सब क्या होते हैं, ये सब कंटेजियस रोग होते हैं, ये सब संचरणीय रोग होते हैं। अब रोग वाहक कौन कौन होते हैं, देखिए यहाँ पे अब आपको धीरे धीरे बहुत सारी चीजें मेरे आज की क्लास में मिलेंगी। अगर जो भी आज की क्लास को पूरा कंप्लीट कर लेगा ना तो उसको बहुत सारी चीज़ें साइंस में यहीं पे तैयार हो जाएगी, ठीक है। और एनसीईआरटी में क्या चीज़ है वो उसको पता चल जाएगा कि क्या किस तरीके से हमको पढ़ना है या फिर क्या चीज़ हमें देखनी है। और ये पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल फतेह इंग्लिश एकेडमी 6M पे मिल जाएगा। अब यहाँ पर रोग वाहक कौन से होते हैं, रोग वाहक होते हैं घरेलू मक्खी, मच्छर, चूहे, छिपकली। तो छिपकली तो वैसे सीधे ही मार देगी, लेकिन जैसे इसी तरह की चीज़ें क्या होती हैं, रोग वाहक होती हैं। अब सबसे ज़्यादा तो मच्छर परेशान करते हैं इधर बीच, हाँ मक्खियाँ तो बेचारी उतने भी नहीं परेशान करती, मच्छर बहुत परेशान करते हैं आजकल। तो अब देखिए मच्छर की बात कर लेते हैं। तो मच्छर में कौन सा मच्छर पूछा जाता है, कौन सा मच्छर ऐसा होता है जो मलेरिया रोग उत्पन्न करता है, तो ये क्वेश्चन बनता है। तो इस पे हमें ध्यान देना है, अगर आपको पता होगा तो आप बताएंगे। जो मादा, कई तरह के मच्छर के टाइप दिए रहेंगे, उसमें आपको टिक करना है। मादा एनाफिलीज मच्छर, कौन सा, मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है वो मलेरिया का कारक होता है। अब ये जो मादा एनाफिलीज मच्छर है मलेरिया रोग उत्पन्न करता है, लेकिन ये किस सूक्ष्म जीव को लेके जाता है, किस सूक्ष्म जीव को लेके जाता है, ये प्लाज्मोडियम परजीवी। ये जो परजीवी है प्लाज्मोडियम परजीवी है, मतलब और ये परजीवी क्या है, प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये वायरस नहीं है, ये बैक्टीरिया नहीं है, ये फंजाई नहीं है, ये एल्गी नहीं है, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, ठीक है। पूछा जाता है मलेरिया रोग किस जनित होता है, मलेरिया रोग प्रोटोजोआ जनित होता है। सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगी। अच्छा ठीक है, अब मलेरिया हो गया तो फिर कौन सा पार्ट, कौन सा अंग प्रभावित होगा, तो मलेरिया अगर हो गया तो आरबीसी और यकृत ये सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अंग है, और ये पूछते हैं, ठीक है। तो इतना चीजें हैं, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आपको पीडीएफ तो बाद में मिल जाएगी। यहाँ पे नेक्स्ट है मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एडीज मच्छर। अब मादा एडीज मच्छर क्या करता है, ये डेंगू का वायरस,
मतलब फैलाता है। तो डेंगू क्या होता है? डेंगू वायरस से फैलता है, ठीक है। डेंगू जो है ना एक वायरल बीमारी है। तो वायरल बीमारी है, ये पूरे शरीर को संक्रमित करता है। इसमें क्या करता है, इसमें क्या होता है, सिर दर्द होता है, बुखार होता है, घुटनों में दर्द होता है, इस तरह की चीजें ये डेंगू में होती हैं, ठीक। अब चलिए यहाँ पे हम अब आगे आ जाते हैं। जैसे जैसे आप मेरी क्लास को पढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको इंटरेस्ट आता जाएगा कि क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें आती हैं, और वही वही चीजें यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी से भी थोड़ा सा मैंने इसमें और भी इंक्लूड कर दिया है। कंपटीशन लेवल को मतलब जिस तरीके से कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं वो चीजें इसमें और हम ऐड कर दिए हैं। तो उससे क्या है, आप ही का बेनिफिट होने वाला है। चल बैक्टीरिया जनित रोग देख लेते हैं। बैक्टीरिया जनित रोग होता है क्षय रोग, यानी कि टीबी मैंने बताया था ना, अभी शुरू के क्लास की शुरुआत में ही बताया था, बैक्टीरिया जनित रोग टीबी होता है। अब यहाँ पे मैं ये भी बता दे रही हूँ कि ये कौन से अंगों को प्रभावित करता है, ये फेफड़ा को प्रभावित करता है, ठीक है। क्षय रोग फेफड़ा, क्षय रोग टीबी फेफड़ा, ठीक है, टीबी फेफड़ा। अब हैजा जो हैजा होता है, ये जो रोग होता है ये जो है आंत को प्रभावित करता है, ठीक है, आंत को प्रभावित करता है। ये क्षय रोग, हैजा रोग, टाइफाइड। अब टाइफाइड भी बैक्टीरिया जनित, यहाँ भी बैक्टीरिया जनित रोग दिमाग में बैठा लीजिए। अभी मैं बैक्टीरिया जनित रोग की बात कर रही हूँ, ठीक है, बैक्टीरिया से जो रोग जनित होते हैं। अब टाइफाइड क्या करता है, टाइफाइड जो है आंत को प्रभावित करता है। अब टिटनस में क्या होता है, टिटनस में तंत्र प्रभावित होती है, टिटनस में तंत्र प्रभावित हो जाती है। निमोनिया में क्या होता है, फेफड़ा, निमोनिया में क्या होता है, फेफड़ा। और प्लेग में भी फेफड़ा प्रभावित होता है। यहाँ भी जितने भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, बिल्कुल ऑथेंटिक है, ठीक है। मैंने कई बार इसको रिवाइज किया, कई बार मैंने ओवरव्यू लिया कि हाँ कोई भी मिस्टेक इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसको बिना किसी शक से आराम से पढ़ लीजिएगा। तो अब गोनोरिया क्या है, गोनोरिया में क्या होता है, मूत्र मार्ग इन्फेक्टेड होता है। तो मूत्र मार्ग में प्रॉब्लम आ जाती है गोनोरिया में। कोढ़ में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र त्वचा की वो प्रभावित होती है कोढ़ में, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं सिफिलिस। जो ये सिफिलिस बीमारी होती है ना, ये जननांग में होती है। अब काली खांसी, देखिए काली खांसी है इसलिए मैंने इसको काले से कर दिया। तो काली खांसी क्या करता है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है काली खांसी। चलिए अब हम यहाँ पे आ जाते हैं वायरस जनित रोग। वायरस से कौन कौन से रोग जनित होते हैं, अभी मैंने ऊपर भी देखा था। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन सी अंग भी प्रभावित होते हैं। अब जैसे एड्स है ना, एड्स में इम्यून सिस्टम ही खराब हो जाता है। अगर इम्यून सिस्टम खराब हो गया तो फिर क्या बचना ही मुश्किल है, मतलब इम्यून ही खराब हो गया तो प्रतिरक्षा प्रणाली खराब हो गई, तो फिर कैसे कोई रोग से बच सकता है। दूसरा है इसमें रेबीज, ये भी वायरस से होता है। तो रेबीज केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसमें प्रभावित होती है। खसरा में होता है श्वसन तंत्र, खसरा में श्वसन तंत्र, खसरा क्या होता है, मीसल्स होता है, मीसल्स इंग्लिश में बोलते हैं इसको। पोलियो में होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। डेंगू में पूरा शरीर ही प्रभावित होता है। डेंगू में क्या होता है, पूरे शरीर प्रभावित होता है। और चेचक, देखिए मैंने बोला था ना डेंगू वायरल डिजीज है, यहाँ वायरल में आ गया। चेचक जब होता है तो त्वचा पे छोटे छोटे वो जो दाने निकल आते हैं। पीलिया में यकृत प्रभावित होता है। इन्फ्लुएंजा जब होता है पूरे शरीर ही प्रभावित हो जाता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है इस पे, और इसको आप या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो 2-3 बार इसको और पढ़ लीजिएगा। हेपेटाइटिस क्या होता है, यकृत। फ्रेंड्स अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो, अगर आप वाकई में कुछ अच्छा करना चाहते हो, आप अपने कोई भी एग्जाम अगर आप दें उसमें आप चाहते हो कि बेटर दें, बेस्ट दें, तो आप मेरे चैनल पे जरूर आ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको वही चीजें मिलेंगी जो जरूरी होंगी, जो ऑथेंटिक होंगी, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। तो अगर आपको सच में कुछ कहीं अच्छा नंबर गेन करना है किसी भी सब्जेक्ट में, यहाँ पे मैं सारी सब्जेक्ट लेके चलती हूँ। मेनिंजाइटिस में क्या होता है, मस्तिष्क पे प्रभावित होता है। अब प्रोटोजोआ जनित रोग बात आ जाती है। हमने कौन कौन से रोग देखे, हमने देखे बैक्टीरिया जनित रोग देखे, वायरस वाले रोग देखे। अब एक बार और रिवाइज कर लीजिए, बस क्यों मेरी मान लीजिए एक बार और। बैक्टीरिया जनित रोग कौन कौन से होते हैं, क्षय रोग फेफड़ा, हैजा में आंत, टाइफाइड में आंत, टिटनस में तंत्रिका तंत्र, निमोनिया में फेफड़ा, प्लेग में फेफड़ा, गोनोरिया में मूत्रमार्ग, कोढ़ में तंत्रिका तंत्र त्वचा की, सिफिलिस में जननांग, काली खांसी श्वसन तंत्र, ठीक।
वायरस जनित रोग हो गए एड्स, प्रतिरक्षा प्रणाली, रेबीज, खसरा, पोलियो, डेंगू, ये सब क्या होते हैं, वायरस जनित रोग होते हैं। पीलिया में यकृत होता है, इन्फ्लुएंजा में संपूर्ण शरीर, हेपेटाइटिस में यकृत होता है, ठीक है, मेनिंजाइटिस में होता है मस्तिष्क। चलिए प्रोटोजोआ पे आ जाते हैं। प्रोटोजोआ जनित रोग क्या होते हैं? प्रोटोजोआ जनित रोग में सबसे पहला इसमें काला जार। काला जार प्रभावित करता है अस्थि मज्जा को, और ये होता किसके कारण है? बालू जो मक्खी होती है उसके कारण होता है काला जार। चलिए मलेरिया देख लेते हैं। मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है, इसमें आरबीसी का अफेक्टेड होती है। ये मादा एनाफिलीज मच्छर मादा एनाफिलीज, ठीक है, एनाफिलीज मच्छर द्वारा होता है। और पायरिया मसूड़े का रोग होता है, बहुत बदबू हुए और चलिए ठीक है, अब रोग है तो क्या, निद्रा वाला रोग जो होता है ये सीसी मक्खी के काटने से होता है। ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है, तो लोग हमेशा सोते रहते हैं, ठीक है। आप मत सोइएगा, आप अच्छे से पढ़ाई करिए। यहाँ पे क्या है ना कि जब यही होता है ना कि जब एग्जाम आता है तब बच्चे भागते हैं, क्या पढ़े, पहले से नहीं पढ़ना किसी को। अगर आप पहले से एक एक चीजें कंप्लीट करते जाओगे, डेली थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ते जाओगे, तो चीजें इकट्ठी नहीं होंगी, और इकट्ठे में ही पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बैसिलस एंथ्रासिस नामक, देखिए बैसिलस एंथ्रासिस नामक जीवाणु की खोज की थी, जो एंथ्रिक्स रोग का कारण है। तो एंथ्रिक्स रोग का जो कारक है, जो सूक्ष्म जीव एंथ्रिक्स रोग का कारक है, उसका नाम है बैसिलस एंथ्रासिस। इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। ये सन 1 इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मतलब बता रहे हैं जो चीज़ इंपॉर्टेंट है तो है, जो नहीं है तो नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर आप क्लास को पूरी अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे ना, देखिए क्लास मेरी भले लंबी हो रही, लेकिन मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी गम नहीं है। मुझे इसलिए नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे चीज़ें आपको बहुत ऑथेंटिक चीज़ें दे रही हूँ। अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपकी वो चैप्टर से तो बिल्कुल भी नहीं स्किप करने वाला। अब इसमें क्या है, एंथ्रेक्स क्या होता है, एक संक्रामक रोग होता है जो बैसिलस एंथ्रेसिस से होता है। ये क्या होता है, ये जीवाणु वाला होता है, जीवाणु से होता है, मतलब बैक्टीरिया से होता है। अब एंथ्रेस में दुनिया भर में जो जंगली जानवर होते हैं जिनके पैर में जो खुर होता है ना, पैर वाले खुर, उससे होता है। तो मवेशियां, भेड़, बकरी, ऊंट, मृग, इन सब में क्या होता है, एंथ्रेक्स नाम का रोग होता है। अब एक रोग बहुत पूछा जाता है, एसएससी में तो बहुत पूछा गया, मैंने बहुत बार देखा है, लेकिन मैंने एसएससी वगैरह को पेपर दिया है, इसलिए मुझे थोड़ा उसका नॉलेज है। प्री वगैरह भी निकला है, मेंस भी निकला है। बस यही है कि सीएचएसएल में भी मैंने प्री मेंस निकाला था, डीबी वगैरह दिया था, लेकिन है जनरल कैंडिडेट तो थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं। खुरपका और मुंहपका रोग जो होता है, ये होता है गाय में। किस में होता है? गाय में होता है। फुट एंड माउथ डिसीज पूछते हैं कि किस जानवर में होती है, तो होती है गाय में। अब ये होती किस में नहीं है, नहीं भी पूछ सकते हैं, तो ये घोड़ा में, कुत्ता में, बिल्ली में नहीं होती, इन सब में संक्रमित नहीं करती है। चलिए ये रोग, ये आपके कुछ रोग द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा रोग दिए गए थे। जैसे पादप है, नींबू का जो कैंकर रोग होता है, कैंकर रोग, वो किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। अच्छा, जीवाणु के द्वारा होता है, ये रोग होता है। अब ये रोग आता कहते हैं, ये कैसे रोग संचरण करता है? वायु में, ठीक है, ये रोग संचरण करता है, ठीक। अब गेहूं का जो ये रस्ट रोग होता है, वो किसके द्वारा होता है? वो कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा, मतलब फंजाई के द्वारा, वायु एवं बीज के द्वारा ये गेहूं का रस्ट का रोग होता है। भिंडी में जो पीत रोग होता है, भिंडी में पीत रोग वायरस के कारण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 चीजें, और ये फैलता किससे है? कीट से, कीड़ों से फैलता है। तो नींबू का कैंकर रोग जीवाणु से द्वारा, और गेहूं का जो रस्ट है कवक से द्वारा, मतलब फंजाई के द्वारा, और ये भिंडी का जो पीत रोग है वायरस के द्वारा होता है। चल अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं, खाद्य को हम परिरक्षण कैसे करेंगे। मतलब खाद्य को हम खाने वाली चीजों को, खाद्य नहीं, खाने वाली चीजों को, फूड परिरक्षण, फूड प्रिजर्व हम कैसे करेंगे। तो फूड प्रिजर्व करने के लिए जो 2 रसायन एनसीईआरटी में दिया गया है, वो दिए गए हैं सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, इनका प्रयोग होता है जैम, जो जैम आप खाते हो ना ब्रेड में फैला के, वही वाला जैम, स्क्वैश, इन सब को प्रिजर्व करने के लिए क्या, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, कोई भी चीज होती है, कैसे आप उसको प्रिजर्व करेंगे। जैसे आम है, आम आया, आप पका आम है, उसको आपने खा लिया, ठीक है,
तो और उसके बाद अगर कुछ दिन बाद रख दिया या कच्चा आम जो कुछ दिन बाद हम अचार वगैरह कहीं ख़राब ना हो, तो अचार वगैरह ख़राब ना हो या कोई चीज़ ख़राब नहीं हो, अगर उसमें हम नमक की मात्रा ज़्यादा कर देंगे, अगर हम उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा कर देंगे अचार में, तो अचार जल्दी ख़राब नहीं होता है, अचार को परिरक्षित किया जा सकता है, उस तरह से अचार को उस तरह से प्रिजर्व किया जाता है। अब चीनी भी हम ऐड करेंगे तो जिससे क्या होगा कि जीवाणुओं को वृद्धि में नियंत्रण होता है, नमी कम कर देता है चीनी और जीवाणु के वृद्धि में नियंत्रण, जैसे चीनी एकदम रसमलाई कह रहे हैं, रसगुल्ला वगैरह होता है नहीं, काफ़ी दिन तक हम लोग खा सकते हैं, कम से कम 5-6 दिन तक तो खा ही सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये फूड को प्रिजर्व करने का एक तरीका होता है। तेल और सिरका भी डाल देते हैं, वो अब क्या है, अचार में तेल भर दो या तो फिर थोड़ा सा सिरका डाल दो, अचार खराब नहीं होगा। गर्म और ठंडा करके हम चीज़ें, जैसे फ्रीज में हम क्या करते हैं और ठंडा करते हैं, जैसे मान लीजिए दूध हम क्या करेंगे, फ्रीज में रख देंगे तो दूध जल्दी फटता नहीं है। अब पाश्चरीकरण क्या होता है, पाश्चरीकरण क्या होता है, पाश्चरीकरण होता है दूध को हम 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड के लिए हम गर्म करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको एकाएक ठंडा कर देते हैं। पाश्चराइज्ड मिल्क होता है ना, तो वो जो है इसकी ये जो पाश्चरीकरण है, ये प्रक्रिया की खोज किसने की है, इसकी खोज की है लुईस पाश्चर ने। पूछा जा सकता है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। अब फूड को हम एक और चीज़ से हम प्रिजर्व करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में अगर हम कोई चीज़ रखते हैं तो वो भी जल्दी खराब नहीं होती, उसकी पैकिंग या भंडारण हम अच्छे तरीके से करें तो इस तरह से उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं जल्दी उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। अब चलिए यहाँ पे मेन पॉइंट आ गया, आपका लास्ट पॉइंट है क्लास का। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लोगों में शेयर कर देना, ठीक है। चलिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथियों में रहते हैं। जो राइजोबियम होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल होते हैं, राइजोबियम जो होते हैं जीवाणु, वो जो लेग्यूमिनस पौधे होते हैं, जो दाल के पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में ग्रंथियों में रहते हैं ये, ठीक है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो तड़ित विद्युत होता है, जो थंडरिंग होती है, जो बादल गरजते हैं, मतलब वो जो बिजली वाली, तो उससे भी क्या होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, ठीक है। अब नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है, नाइट्रोजन की मात्रा तो कभी चेंज होती नहीं है। अभी वायुमंडल में किसी न किसी फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्स रहता ही है। अब नाइट्रोजन हम साइकिल देख लेते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन क्या होता है, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस होती पूछा जाता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, नाइट्रोजन गैस 78% होती है। अब नाइट्रोजन पाया कहाँ कहाँ जा सकता है, प्रोटीन में पाया जाता है, क्लोरोफिल पर्णहरित में पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है और विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है। पेड़ पौधे और जंतु जो होते हैं ना, वो नाइट्रोजन तो सबको जरूरत है, लेकिन ये डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर पाते। अच्छा, एक चीज और बताइए, कौन से पेड़ ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को खाते हैं? कौन से पेड़ ऐसे होते हैं? 2 पेड़ मैंने ईवीएस वाली क्लास जिसमें मैंने ईवीएस का पेपर सॉल्व कराया था उसमें मैंने बताया था, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप मेरी क्लास कंटिन्यू करते रहेंगे ना, तो आपका चीजें क्लियर हो जाएंगी और आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए, तो पेड़ पौधे और जो जंतु होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर पाते, मतलब नाइट्रोजन किसी न किसी फॉर्म में होगा, किसी न किसी चीज के साथ कंबाइन होगा तो ही ये खा पाएंगे, मतलब कंज्यूम कर पाएंगे पौधे और जंतु। तो अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, जीवाणु नीले हरे शैवाल वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाई जाती है उसको फिक्स करते के नाइट्रोजन यौगिक बना देते हैं। जो नीले हरे शैवाल नाइट्रोजन यौगिक मतलब नाइट्रोजन को किसी कंपाउंड से मिक्स कर देते हैं, किसी चीज़ से बना करके उसको कंपाउंड बना देते हैं, मतलब नाइट्रोजन यौगिक बना देते हैं, जिसका उपयोग पौधे क्या करते हैं, मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा आप लेते हैं। तो ये जो नीले हरे शैवाल होते हैं, ये जो वायुमंडल की जो रहती है नाइट्रोजन, इसको क्या करते हैं, मिट्टी में फिक्स कर देते हैं, नाइट्रोजन यौगिक बना देते हैं, और वही जो पेड़ होते हैं जो मिट्टी से क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन यौगिक को कंज्यूम करते हैं, अगेन कंज्यूम करते हैं। अब चलिए यहाँ पे और एक बात है कि जो नाइट्रोजन है
नाइट्रोजन का उपयोग किस में होता है नाइट्रोजन का उपयोग? ये पौधे फिर क्या करते हैं, जब कंज्यूम कर लेते हैं तो फिर प्रोटीन बनाने में काम आते हैं, या फिर अन्य यौगिक जो इनके होते हैं उसको बनाने में काम करते हैं ये पेड़ पौधे। आप चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अब क्लास ओवर ही होने वाली है आपकी, और इसमें बस जो भी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो मतलब आप चाहे जो भी एग्जाम दे रहे हो, एनसीईआरटी तो सब में आना है, इसलिए ये इस क्लास तो आपको करना ही है। आप जो अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हो, आपको लग रहा है कि आपको कुछ करना है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो आप ये क्लास बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरे अनुभव के साथ आपको पूरा ही ये टॉपिक कवर करा रही हूँ। अब पॉइंट नंबर 6 है कि मृत जीवों से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित, वही चीज़ मृत जीव, जो देखिए कोई जानवर मर गया, वो सड़ा, उसको खाद बन गया। ये खाद कैसे बन गया, कैसे फिर क्या हुआ, पर्यावरण भी स्वच्छ हो गया, और जो उस जीव के अंदर जो नाइट्रोजन था उसको सूक्ष्म जीव ने क्या किया, उसको सूक्ष्म जीव ने नाइट्रोजन यौगिक में कन्वर्ट कर दिया, जो अगेन प्लांट के द्वारा यूज किया गया। ठीक है, तो कुछ विशिष्ट जीवाणु जो होते हैं नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में भी बना देते हैं। जो जीवाणु कुछ ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन यौगिक जो जमीन वगैरह में होते हैं वो नाइट्रोजन गैस में बना देते हैं, जो कि वायुमंडल में चली जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक थी। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी मिलेंगी जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी हैं। ठीक है, अगर आपको सच में सिलेक्शन लेना है तो यहाँ से जुड़ जाइए और लोगों को शेयर करते जाइए। जितने से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे वही मेरे लिए थैंक्स रहेगा आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।